हेलो। आज अपन चालू करेंगे ईएनएस और ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ उसे। और इस बार क्योंकि अपने पास टाइम इतना कम है तो ऑब्वियसली बहुत छोटा सोर्स मैंने यूज़ किया है एंड ये एसएमसीआई करके एक नोट्स होते हैं तो अपन इसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स की। क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है नर्व फाइबर का, तो उसने बोला है कि भाई 6 डिफरेंट मेथड होती है। कौन कौन सी होती है? स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ओरिजिन, फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये एर्लिंग गैसर क्लासिफिकेशन, ये जो 6 नंबर का पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा काम का है, ये वाला, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में पूछ लेता है, नहीं तो 2 नंबर पे रहता है। तो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चालू है रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या होगा, माइलिन होगा या फिर नॉन माइलिनेटेड। ये बहुत ही बेसिक सा तुमने 11th में पढ़ के आया है कि यार नर्व फाइबर्स की कवर्ड माइलिन शीथ होती है तो भाई माइलिनेटेड, और जो नर्व फाइबर नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीथ नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिन शीथ बनती किसकी है तुमको, अगर तुमने बायोकेमिस्ट्री में ध्यान दिया होगा, फॉस्फोलिपिड की बनती है। और माइलिन शीथ का एक्चुअल में फंक्शन सेंसरी इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि माइलिन शीथ में कंडक्शन स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप, बेसल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, सोमैटिक और एक विसरल ऑटोनोमिक। सोमा जहाँ आ गया यानी कि क्या हो गया, स्केलेटल मसल्स, ये अपने अंडर पे है। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर नाम से बता रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मान लो तुम्हारे स्टमक पे जो नर्व फाइबर है तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, स्टमक वाले में तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा, पर अपना सोमैटिक वाले में, यानी तुमको पता है कि यार जैसे उंगली है यहाँ पे जो नर्व फाइबर है इस पे तुम कंट्रोल कर पा रहे हो कि मुझको ऐसा करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन किस टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के, ये बोल रहे हैं 2 टाइप के ओरिजिन हो सकते हैं। इतना काम का नहीं है पर ठीक है, ध्यान रख लो। नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। ठीक है, क्रेनियल जो कि ब्रेन से राइज होगा, स्पाइनल है स्पाइनल कॉर्ड से। ये ऐसे का क्लासिफिकेशन तुमने कर दिया। फिर 2 टाइप्स इसके भी, कौन से? फंक्शन के बेस पे। फंक्शन क्या होता है? एक सेंसरी और दूसरा हो सकता है मोटर। सेंसरी का सीधा सिंपल से काम क्या होगा? हाँ, सेंसरी कैरी सेंसेशन इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सीएनएस। इसे एफरेंट नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। एफरेंट लाता है, इफरेंट लेकर जाएगा, एफरेंट लाता है, इफरेंट लेकर जाएगा। फिर मोटर नर्व फाइबर्स ये क्या करेंगे, मोटर इम्पल्स को कैरी करेंगे सीएनएस से। तो भाई मान लो तुमको किसी ने कुछ ऐसा, पेन है, ये पेन को मैंने ऐसे चुभो दिया एकदम से, ये पूरा चुभो दिया। ठीक है, तो अब ये जो सिग्नल है ये यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए पूरा ये कहाँ तक गया, सीएनएस पे। सीएनएस से फिर मोटर नर्व, सेंसरी के क्या बोलते हैं, सेंसरी के थ्रू ये पूरा सिग्नल गया, और फिर वहां से मोटर ने लेके आ रहा है सिग्नल कि भाई ये अपनी उंगली को ऐसा हटा ले। ठीक है, तो इसे इफ्रंट बोलते हैं। एफ्रंट लाएगा, इफ्रंट लेकर जाएगा। एफ्रंट लाता है, एफ्रंट लाता है, इफ्रंट लेकर जाता है। ठीक है, फिर सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सीधी सी बात है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन के 2 टाइप, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक सिक्रीट करेगा नॉर एड्रेनलिन, यानी कि इसको इस तरह से मान लो, एड्रेनर्जिक अपना इनिबिशन का काम करेगा, और एक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो कि एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन क्या करता है, तुमने पहले भी देखा होगा, अपना 11th में तुमने पढ़ा होगा उसके एनसीईआरटी पे भी, एस्टाइलकोलिन होता है। एस्टाइलकोलिन का काम क्या होता है अपना, कुछ तो याद करो। एड्रेनर्जिक का क्या काम है? इनिबिटरी का। इसका काम है इनिबिटरी का अपोजिट क्या वर्ड आएगा, वर्ड क्या होता है, मैं वर्ड भूल रहा हूँ एकदम से। एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी। ठीक है, तो क्या होगा, सीधी सिंपल सी बात, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर और एक होगा एस्टाइलकोलिन। ये एस्टाइलकोलिन एक्साइटेटरी और नॉरएड्रेनालिन इनहिबिशन का काम कर रहा है मेनली। वो और भी हार्मोन, और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि इनहिबिशन का काम करते हैं, और भी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि अपने एक्साइटेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये सबसे काम का है। एर्लैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन, इसको 3 मेजर टाइप्स में बांटे थे। क्या? बेसिस ऑफ डायमीटर, थिकनेस ऑफ द फाइबर्स एंड वेलोसिटी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अमंग दीज टाइप ए इज द थिकेस्ट फाइबर, टाइप सी इज द थिनेस्ट। टाइप ए में क्या, टाइप ए को 4 में बांटा है। ठीक है, टाइप ए अल्फा है, टाइप 1, टाइप ए बीटा, टाइप 2, टाइप ए गामा, और टाइप है डेल्टा। तो ये 4 में बांटा। ठीक है, इसका आई थिंक कहीं पे काफी अच्छे क्लासिफिकेशन होगा तो मैं दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पे अभी देखा, ये ये देखो, देखो सीधा सिंपल सा भाई, इसको क्लासिफिकेशन किसने करा है? ये जो टाइप ए, अल्फा बीटा गामा
और ये डेल्टा, अल्फा और बीटा टाइप ए, वो क्या बोलते हैं टाइप 1, और टाइप 2 बीटा, उसको ये भी बोलते हैं अपन। ये कैसे लैंगर एंड कैसे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो जो उसमें सीधे सिंपल से बोला, टाइप ए लार्ज एंड मीडियम साइज और टाइप ए स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा इतना सा बोल रहा है कि भाई अपना किसमें एंडिंग्स ऑफ मसल स्पिंडल पे अपने को 1A या ए अल्फा में देखने को मिलेगा। फिर 1B कहाँ देखने को मिलेगा, ए डेल्टा। ओ, क्या है यार ये। हाँ, 1B अपन किसमें देखने को मिलेगा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। टू किस में देखने को मिलेगा अपन को, फाइब्रोस डिस्क्रीट। ठीक है, ये अल्फा कहाँ देखने को मिल रहा है, बीटा कहाँ देखने को मिल रहा है, गामा और डेल्टा। इस पे तो दिया नहीं है, मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ देखने को चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये पूछ लेता है वो। इस पे तुम नहीं अटको तो अच्छा है, अगर है कि भी नहीं ना फाइबर में। मेरे को ये देखो एर्लैंगर कैसे क्लासिफिकेशन पे, इसको देखो। हाँ, ए अल्फा ए बीटा ए गामा ए डेल्टा, तो ये ए अल्फा जो है ये थिकेस्ट है, और ये अपना जो सी है ये एकदम थिनेस्ट है। और इसमें से भी तुम देख लो कि जो ए टाइप, अगर ए की बात करते हैं अपन, ठीक है, क्लास ए की बात करते हैं, तो क्लास ए में ए अल्फा सबसे मोटा है। क्लास ए में सबसे पतला कौन सा हो गया, ए डेल्टा। और लेकिन अगर अपन पूरे ए बी सी में देखा जाए तो ए तो मोटा है ही है। सी की बात करेंगे अपन जब क्लास सी की, अगर ए बी सी में अगर जैसे पूछ रहा है या तुम लिखते हो तो बताने के लिए कि सी वाला एकदम सबसे पतला रहेगा, थिनेस्ट होगा। और फिर इसकी सीधी सिंपल सी बात है भाई, कंडक्शन भी देखो, जितना ज्यादा मोटा है उतना ज्यादा कंडक्शन तेजी से होगा एज कम्पेयर टू जितना, और जितना पतला रहेगा उतना ही धीरे धीरे कंडक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई टनल है, ठीक है, ऐसा समझ लो यार, तुम किसी टनल पे घुसे, ठीक है, अब वो टनल एकदम मोटी सी है, तुम उसमें आराम से गो थ्रू कर सकते हो, तुम अपनी गाड़ी आराम से उससे निकाल लोगे। पर वहीं पे अगर मान लो बहुत पतली सी टनल है, एकदम सकरी सी गली है, तो फिर उससे तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, फिर इसके फंक्शन हो गए प्रोप्रियोसेप्शन, सोमैटिक मोटर, टच। ये इसको ना तुम अच्छे से पॉज करके लिख लो, याद कर लो कि भाई कहाँ पे क्या होगा। ये चीज एकदम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, हो सकता है इसमें एमसीक्यू में आती है, नहीं तो एमसीक्यू नहीं तो अपना शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, अपन आगे की बात करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, 8 मिनट हो गए। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। नर्व फाइबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, अभी मैंने बताया थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी। फिर क्विक डीजनरेटिव चेंजेस क्या होंगे, डीजनरेटिव चेंजेस क्या होंगे। पहली बात तो डीजनरेशन होता क्या है, डीजनरेशन रिफर्स टू डिटोरेशन और इम्पेयरमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यू। मान लो यार तुमको मैंने मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई किस तरह का ट्रॉमा हुआ है, हाथ में या पैर में किस तरह का ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, मतलब कट फट सा गया है, एकदम स्किन कट सी गई है, फट गई है। तो अब क्या होगा, देखो उसमें जो नर्व फाइबर्स होंगे वो डीजनरेट होंगे। क्यों, क्योंकि अब भाई नर्व, सीधी सी बात है, तुम अगर ब्लड सप्लाई काटोगे या ब्लड सप्लाई के साथ साथ नर्व को भी डैमेज हुआ है, तो तो वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होना चालू हो जाएगा। तो वहीं पे बोल रहा है पेरिफेरल नर्व इंजर्ड होती है, डीजनरेटिव चेंजेस चालू हो जाते हैं नर्व सेल बॉडी में एंड नर्व फाइबर्स ऑफ द सेम न्यूरॉन एंड द एडजॉइनिंग न्यूरॉन। जिससे जोड़ा भी है वो भी जाएगा थोड़ा थोड़ा, और जिस पे अटैक हुआ है, जिस पे मतलब डैमेज हुआ है, वो तो जाना ही जाना है। फिर डिजनरेटिव चेंजेस इसमें 3 टाइप्स, वॉलेरियन, रेट्रोग्रेड और ट्रांस न्यूरोनल। सबसे मेन आता है वॉलेरियन डिजनरेशन और दूसरा रेट्रोग्रेड। इस पे ऊपर क्वेश्चन बहुत आसानी बन जाते हैं। और ये देखो वॉलेरियन, जिसको अपन ऑर्थोग्रेड भी बोलते हैं, वॉलेरियन डिजनरेशन को ऑर्थोग्रेड। पैथोलॉजिकल चेंज होता है डिस्टल कट एंड ऑफ नर्व फाइबर। इसका आई थिंक यहाँ पे एक जगह था, डिस्टल कट। ये देखो मैं तुमको अभी बता रहा था ना कि यार कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, एक्साइटेटरी है, ठीक है। ये इसके फंक्शन तुम एक बार देखना चाहो देख सकते हो। फिर ये अपना नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, तो ये मेनली एक्साइटेटरी है। वो ये क्या कर रहा हूँ, हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन ही है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा है, ये मेनली एक्साइटेटरी है। मैंने शायद गलत बता दिया तुमको, इनहिबिटरी वाले ये है डोपामीन, ग्लाइसिन, गाबा, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी इनहिबिट करता है अपना सेरोटोनिन, ये पेन को इनहिबिट करता है। ये तुम चार्ट देख सकते हो चाहो तो, डोपामिन इनहिबिटरी है,
ग्लाइसिन इनहिबिटरी है, गाबा इनहिबिटरी, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालिन जो है अपना वो मतलब दोनों फंक्शन करता है। समटाइम्स इनहिबिटरी, ठीक है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है कि इनहिबिटरी इनहिबिशन नहीं करता, पर कोई तो इनहिबिशन थोड़ा ज्यादा ध्यान था, ठीक है। और मेनली तो एक्साइटेटरी होता है ये, मेन एक्साइटेटरी, समटाइम्स इनहिबिटरी, नॉर एपिनेफ्रिन। फिर सेरोटोनिन की बात करते हैं, इनहिबिट करता है पेन को। और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर लॉन्ग टर्म बिहेवियर मेमोरी। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह से अपना इनहिबिटरी एक्साइटेटरी में तो नहीं कहूँगा मैं उसे, पर ये अपने आप में एक अच्छा सा न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसके सूडो न्यूरोट्रांसमीटर वाला फंक्शन करता है। इसका एक्चुअल काम तो डायलिटेशन भी होता है ब्लड वेसल्स का, पर ये तुम थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा और देख लोगे, समझ जाओगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इंडोक्लास, तो इनहिबिटरी एंटी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो गए? डोपामीन, ग्लाइसिन, अमीनो एसिड कौन सा होता है? गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड गाबा, और एस से ये सेरोटोनिन। तो इस इंडोग्लास से तुम याद रख सकते हो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कौन कौन से? डोपामिन, ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन। फिर मैं जो तुमको दिखा रहा था यार, वो तो कहाँ गया? वेरिएंट डिजेनरेशन, यस, पेंसिल से दिख रहा है। ये मान लो ये है, ठीक है, ये अपना मेन सेल बॉडी हो गई, ठीक। और यहाँ से ये मैंने हटाओ, ठीक है, और ये जो मैंने बनाया ये तुम्हारा क्या हो गया? ठीक है, ये जो तुमको टेल सी दिख रही है ना, ये टेल सी, ये जो टेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तुमको टेल दिख रही है ना, ये जो टेल मैंने बनाई, ये नर्व की बॉडी हो गई है पूरी, ये नर्व की पूरी बॉडी हो गई, न्यूरॉन। और ये जो अपना ये टेल जा रही है एक्सिस। तो अगर वॉलिड डिजेनरेशन ये बोलता है पहले डिस्टल कट एंड ऑफ नर्व फाइबर, एक्सॉन। ये एक्सॉन होता है ना, उसके डिस्टली तुमने इधर इधर काट दिया, ठीक है। बहुत मैंने रद्दी डायग्राम बनाया, मैं एक और बार बनाता हूँ। ये देखो, ये तुमने सेल बॉडी बना दी, ठीक है। ये यहाँ पे इसके ये अलग अलग, ठीक है, ब्रांचेस जो भी बोल रहे हैं। ये मैंने बनाया लंबा सा एक्सॉनिक का पूछ जैसा, और यहाँ पे डिस्टल एंड पे कट हो रहा है, एक्सॉन साइड पे एकदम कट हो रहा है। इसे ऑर्थोग्रेड डिजनरेशन बोलते हैं। अवे फ्रॉम द क्या कहेंगे अपन? सेल बॉडी से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ऑर्थोग्रेड स्टार्ट कब होता है? ये अपना ये 24 से विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी। हाँ, पर अपन को मेन का बात करनी है। देखो, एक्सिस सिलेंडर स्वेल्स अप एंड ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीस। ये एक्सिस का जो सिलेंडर होगा ये स्वेलन अप होगा और ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। माइलिन शीट स्लोली डिसइंटीग्रेट इन फैट ड्रॉपलेट्स। फैट ड्रॉपलेट्स माइलिन शीट तुमको पता है फॉस्फोलिपिड से बनती है। सिंगल माइलिन शीट ऑकर इन 8 to 35th डे, अगर ये याद है तो अच्छी बात है। बाकी न्यूरोलेमल शीट इज अनअफेक्टेड बट द श्वान्स मल्टीप्लाई रैपिडली। श्वान्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो न्यूरोलेमल शीट होती है, ये जो तुमने एक्सॉन से पढ़ा होगा, तुमने न्यूरोलेमल शीट के बारे में देखा होगा, तो वो अनअफेक्टेड होती है। मैक्रोफेजेस इन्वेड फ्रॉम आउटसाइड। पे देखो, कोई भी चीज जब खराब हो रही है, सड़ रही है, तो उसको डब्ल्यूबीसी आएंगे और बोलेंगे भाई इसको पूरा अपन हटाते हैं, क्योंकि ये दिक्कत करेगी, इन्फेक्शन को बढ़ावा देगी, इसलिए मैक्रोफेजेस आते हैं। और ये एक तरह से एक अपना फिजियोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ फंक्शन भी होता है बॉडी में। जब तुम आगे भी अभी पढ़ोगे पैथो, तो उसमें भी तुम्हें देखने को मिलेगा इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग वाले चैप्टर पे। तो मैक्रोफेजेस इन्वेड फ्रॉम आउटसाइड, रिमूव द डेब्रिस ऑफ द एक्सेस सिलेंडर एंड फैट ड्रॉपलेट्स को डिसइंटीग्रेट करके सब माइनर शीट को डिसइंटीग्रेट करके फैट ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। न्यूरोलेमल ट्यूब एम्प्टी हो जाती है इस तरह से। लेटर इट इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म श्वान सेल्स। ऑल दिस चेंजेस टेक इट 2 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ इंजरी। लगभग ऑर्थोग्रेड 2 मंथ के तक के चलती है। हाँ, retrograde degeneration is the pathological thing occur in the nerve cell body and proximation to the cut end। अब इसमें क्या बोल रहा है? नर्व सेल बॉडी के आसपास। अपन ने अभी क्या देखे? ऑर्थोग्रेड, ठीक है, ऑर्थोग्रेड और रेट्रोग्रेड। ऑर्थोग्रेड यानी देखो, ऑर्थोग्रेड आगे जाता है, ऑर्थोग्रेड आगे। रेट्रो, रेट्रो का भी शब्द है, अभी रेट्रो वायरस आ गया, या रेट्रोग्रेड जैसे बोल रहा हूँ। तो ये रेट्रो तुमने थीम सुने होगा आजकल के, तुमने वो देखा होगा, फिल्टर्स देखे होंगे, रेट्रो फिल्टर्स होते हैं कुछ। रेट्रो बॉलीवुड मूवीज ओल्ड टाइम के पीछे जा रहे हो समय के, ठीक है। तो ये भी रेट्रो ग्रेड रीजनरेशन की बात कर रहा है कि भाई कहाँ पे नर्व, तुमने सेल बॉडी प्रॉक्सिमेशन। अब भी मैंने जैसे ये डायग्राम, एक सड़ा सा डायग्राम फिर बनाता हूँ, एक सड़ा सा। ये तुमने नर्व का ये सेल बॉडी बना दी, सोमा ओमा, ये उसका एक्सॉन इतना मोटा सा एकदम, ठीक है। प्रॉक्सिमल यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकेज हुआ है, या फिर
रीजनरेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। सॉरी। ठीक है। हाँ, तो ये तुम देख लो चेंजेस क्या क्या होंगे। ये चालू होता है कब? 48 आवर्स आफ्टर सेक्शन ऑफ द नर्व। चेंजेस कैन निसल्स ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय। अब इसमें देखो बॉड इधर सेल बॉडी के आसपास क्या होता था अपना, तुमको अगर ध्यान हो तो इसके आसपास क्या होता था, इधर निसल ग्रैन्यूल्स होते थे, निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है। हाँ, तो ये डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में बाय क्रोमैटोलाइसिस। गोल्जी अपरेटस इज डिसइंटीग्रेटेड। निसल ग्रैन्यूल बनते किससे हैं? गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, जितना मेरे को ध्यान है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे को जितना ध्यान है गोल्जी अपरेटस से निसल ग्रैन्यूल्स बनते हैं। फिर नर्व सेल बॉडी स्वेल्स अप ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड बिकम राउंड। ये भाई ये पूरा एकदम ये ऐसा तुमने देखा होगा ना, इसका किस तरह से दिखता है ये। तुमने ये देखा होगा कि भाई ये कुछ बड़े अच्छे से, अरे, तो अच्छी ड्राइंग बनाऊंगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा करते हुए ये, ठीक है, ये यहाँ से एक्सॉन पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये तुम देख रहे हो ना जैसे ब्रांचेस ब्रांचेस टाइप की, ये कहाँ हो गया, ये ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस होती है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा गोल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी ना, तो ये एकदम बहुत बड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाएगा, पूरा पूरा स्वेल्ड अप हो जाएगा ये। ठीक है, और अंदर का ये निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होंगे इधर, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। गोल्जी अपरेटस जो होगा ये भी पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डायग्राम बहुत वाहियात बनाया, पर तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और न्यूरोफाइब्रल्स डिसअपीयर बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरिफेरी। न्यूरोफाइब्रल डिसअपीयर हो जाएंगे। समटाइम न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द सेल। अब क्या होगा भाई, अगर इतनी स्वेलिंग हो गई तो जो न्यूक्लियस होगा एकदम बीच में, वो भी एक्सट्रूडेड आउट हो जाएगा, मतलब सेल फट गया और पूरा माल मटेरियल सब बाहर आ गया। ठीक है, एंड इन दिस केस डेथ ऑफ ए न्यूरॉन ऑकर्स एंड रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड नर्व। ये सबसे मेन चीज है। देखो यहाँ पे अपना जो वॉलिन रीजनरेशन ऑर्थोग्रेड वाला है उसमें एक्सॉन जा रहा था, तो हो सकता है कि वो फिर से रीजनरेशन हो जाए। पर अगर रेट्रोग्रेड होता है, अगर अपन समझ लो ना न्यूक्लियस बाहर निकल गया भाई, न्यूक्लियस बाहर निकला तो सीधी सी बात है, इंजर्ड नर्व रिकवरी रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड नर्व इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब चेंजेस इन एक्सॉन्स प्रॉक्सिमल टू कट एंड। चेंजेस इन एक्सॉन क्या हो जाएंगे, प्रॉक्सिमल कह प्रॉक्सिमल कट एंड प्रॉक्सिमल है। In the axon changes occur first node of Ranvier from the site of injury. Regenerate changes that occur in the proximal cut and similar to those. वही बात है डिजनरेशन, ये क्या बोलते हैं, अगर चेंजेस इन एक्सॉन, एक्सॉन में क्या चेंज आएगा, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमली जो सबसे पहला चेंज आएगा कहाँ पे, फर्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। और डिजनरेट चेंजेस वही सारी चीज़ होंगी, सेल स्वेलअप होगा, फिर सारे मतलब क्रोमेटोलाइसिस हो रहा है या जो भी अपना मैक्रोफेज इन्वेट कर रहे हैं, सारी टूट टाट की चीज़ें वही सब होगी। Transneuronal degeneration. In an if an afferent nerve fiber is cut, the degenerative changes occur in the neuron with which the afferent nerve fiber synapses. It's called, क्या बोलना चाह रहा है, एफरेंट नर्व को अगर तुमने काट दिया, डीजेनरेटिव चेंजेस। देख सीधी सिंपल सी बात है, ये इतना बोल रहा है। ट्रांस न्यूरोनल एक ये है। ठीक है, ये अब ये इससे कनेक्टेड है, ये दूसरे वाले से कनेक्टेड है। अब मान लो तुमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इधर से सिग्नल लॉस हो गया, यहाँ से सिग्नल लॉस हो गया इसका। ये जो हिसाब किताब है इसका भी भाई सब, इसकी तो पूरी कथा कहानी जो है ये पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये भाई साहब पढ़े हैं पढ़े पढ़े, तो ये ट्रांस न्यूरोनल डीजेनरेशन पे कहलाएगा। एफरेंट नर्व फाइबर इज कट, ये एफरेंट वाला कट हो गया, तो न्यूरॉन्स विद विच एफरेंट नर्व फाइबर साइनैप्स, ये साइनैप्स यहाँ पे जो बीच में बन रहा था ना, बहुत ही ये ये साइनैप्स बन रहा था ना यहाँ पे, ये इसका, ये साइनैप्स जो है अब ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को ट्रांसन्यूरल डीजनरेशन बोलते हैं। क्रोमेटोलाइसिस इन द सेल्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इन ऑकर्स ड्यू टू सेक्शनिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, मैंने अगर तुमने मेरा उसका क्या न्यूरल नेट में मैंने तुमको बताया था कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पे होती है, आई थिंक इंटरनल कैप्सूल में, मेरे को ध्यान है इंटरनल कैप्सूल में मैंने बताया था। लेटरल वाला किसके लिए, ऑप्टिक के लिए, और अपना मीडियल वाला किसके लिए, ऑडिटरी के लिए। तो क्रोमेटोलाइसिस इन द सेल्स, ये एग्जांपल बता रहा है भाई कि भाई अगर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में क्रोमेटोलाइसिस हो गया उसके सेल्स में, अगर ऑप्टिक नर्व की सेक्शनिंग करेंगे, ऑप्टिक नर्व बिगड़ी। ठीक है, अगर तुमको ध्यान हो ऑप्टिक नर्व बिगड़ती है, और वो ये ऑप्टिक नर्व की आंख है तुम्हारी। ठीक है, ये तुम्हारी आंखें हैं, ये ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये क्रॉसिंग ओवर करते हुए ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को सप्लाई करती है। अब अगर ऑप्टिक नर्व पे ये ऑप्टिक नर्व को यहाँ से डैमेज कर दिया गया, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का भाई कुछ काम बचेगा नहीं, इस ये बॉडी का जो है ना, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का कुछ काम बचेगा नहीं, और फिर वो डीजनरेशन होने लगेगा उसके सेल्स पे। तो बस वही बोल रहा है, डीजनरेशन ऑफ डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अकर्स व्हेन पोस्टीरियर टू द स्टर्नम।
फिर से मैं कोई कथा नहीं बताऊंगा, तुम पढ़ के समझ सकते हो कि भाई पोस्टीरियर नर्व रूट इज कट, तो डॉर्सल अपना जो डी जनरेशन ऑफ सेल्स कहाँ पे हो जाएंगे, डॉर्सल ऑन द स्पाइनल कॉर्ड पे। इजी सा था। फंक्शन ऑफ साइनैप्स की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ साइनस मेन क्या होता है, साइनस का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। ट्रांसमिट इम्पल्सेस कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनिबिटरी भी हो सकते हैं, है ना। आवाज ठीक आ रही है ना इसमें। एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनिबिटरी भी हो सकते हैं। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल, ये देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो ये पूरा इसका डिस्क्राइब कर रहा है अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्सॉन टर्मिनल ओपन हो, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, इनफ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल पे, ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स इन रिलीज ऑफ एसीएच। ये तो तुमको बहुत पढ़ा पढ़ा सा लग रहा होगा यार, बहुत बार तुमने बहुत अलग अलग जगह पढ़ा है। आई थिंक जब तुमने अपने नीट की तैयारी चालू की होगी, जब तुमको लगा होगा कि यार अब मुझे बर्बादी के रास्ते पे बढ़ना है, मुझको नीट का फॉर्म भरना है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ, तो बहुत पढ़ती हूँ जो भी, तो इस पे तुमने देखा होगा कि भाई वही एक्शन पोटेंशियल आया एक्सॉन टर्मिनल पे, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल से फिर क्या होगा, ईसीएफ जो है एक्सॉन टर्मिनल पे अंदर आया, ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, पैसेज ऑफ एसिटाइलकोलिन टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सीधा सिंपल सा वही चल रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन शॉर्ट। फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओपन सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ, ईसीएफ से अंदर आ रहे सोडियम चैनल्स, ईपीएस पे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ईपीएसपी और आईपीएसपी सीधा सिंपल सा है। ईपीएसपी को इतना ध्यान रखो, कोई भी चीज़ अगर सॉर्ट ऑफ एक्साइटेटरी फंक्शन के लिए अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक्साइटेटरी पोस्ट सेरेब्रल पोटेंशियल बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इनिबिटरी का मतलब अगर कोई इनिबिटरी न्यूरॉन आ रहा हो, इसको बहुत डिटेल में अभी आने का टाइम बचा नहीं है, और ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, ये उस टाइप के नोट्स हैं सॉर्ट ऑफ की मतलब तुम्हारा कि निकल जाए, पेपर एक तरह से निकल जाए। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद इसमें नहीं है, और वो तुमको एक बार देखना पड़ेगा। मैं टॉपिक से जैसे नाम बता रहा हूँ अभी नोट कर लो, जैसे कि अपना एलेंगर गैसेट क्लासिफिकेशन तो करके करके जाना बिल्कुल। एक अपना क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ साइनाप्स इसमें शायद नहीं दिया है ना। प्रॉपर्टी ऑफ साइनाप्सिस जो होते हैं यार अपने अलग अलग, वैसे बहुत कम चांसेस पूछे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है पूछने के लिए, पर ये देखो क्या बोलना चाह रहा था मैं, ये साइनाप्स की प्रॉपर्टी समेशन, की समेशन हो गया, स्पेशल समेशन, और इस जमाने भर की चीज़ें जो होती है, इसको एक बार इलेक्ट्रिकल केमिकल साइंस से बहुत सारे से क्वेश्चन है, 5 नंबर पे अगर आ गए तो तुमको पता है कि भाई इसको क्या लिखना है, तो इसलिए इसको रोक के देख लेना एक बार। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जिसको तुमको यहाँ से इससे पढ़ लेना, क्योंकि मैं सारा पढ़ाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, इतना लंबा वीडियो मैं चाह भी नहीं रहा हूँ। कि प्रॉपर्टीज फाइनेंस, ये जैसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वन वे कंडक्शन, ठीक है, सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक फटीग, इसको तुमको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ये चीज़ बहुत मतलब हमें तो कहते थे कि इसे एक बार पढ़ लेना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो। और लॉन्ग में क्वेश्चन अगर ये आ गया तो तुम नहीं चाहोगे कि यार तुमसे छोड़ो, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग में बन सकता है, इवन से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को प्रॉपर्टी ऑफ साइनैप्स को पढ़ लेना, जो कि आई थिंक इसमें एसएफसीआई में नहीं दिया है, और जितना है एटलीस्ट उतना तो इससे निपटाओ। फिर उसके बाद का जो है अभी तुम्हारा पेपर आई थिंक अभी आज 1 तारीख को ये वीडियो डलेगी, मान लो अभी देखते हो, और मान लो परसों भी, जैसे परसों या 2 तारीख को शाम को देखते हो जब तुम्हारे पेपर हो जाए, एक 3 तारीख को तुम्हारा पेपर, पहला पेपर है ना, और 5 को है फिर उसके बाद। मान लो 3 की शाम को तुमने ये देखा, फिर 4 की सुबह उठ के तुमने और थोड़ा डिटेल में एक बार सीएनएस को देख लिया, एंड उस टाइम पे मैं ट्राई करूंगा तब तक कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हो गए सेंसरी वेंसरी ये सारे, अगर मैं बना पाऊंगा तो बना दूंगा, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर ये तो स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इतना काम हो गया। अब देखो मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफर इम्पल्स करना, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। हाँ, इनहिबिट दिस इम्पल्सेस, उन्हें क्या कहेंगे अपन, नॉट ट्रांसमिटेड टू द पोस्ट न्यूरॉन। इसमें इनहिबिट करना हो तो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर आ गया, उसका एक्शन हो जाएगा। ऑन द बेसिस फंक्शन डिवाइड इनटू टू, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, ही where excitatory postsynaptic potential properties EPSP confined only to the synapse, it is a graded potential। अब ये तुम पोटेंशियल में पढ़े हुए ग्रेडेड पोटेंशियल, लोकल पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या क्या होता है, ठीक है। एंड सिमिलर टू रिसेप्टर पोटेंशियल एंड प्लेट पोटेंशियल, सिमिलर होता है रिसेप्टर और प्लेट पोटेंशियल के। हाँ, ये एक क्वेश्चन आई थिंक कब आया था, 2021 पे क्वेश्चन आया था रिसेप्टर या ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में। तो इस चैप्टर को मतलब तुम
हो सकता है ये इस पे ना आए तो फर्स्ट वाले पेपर पे ही तुमको ये देखने को मिल जाए अपना ग्रेडेड, और बहुत वाहियात से क्वेश्चन होता है। पर लॉन्ग में आया था यार, 20 नंबर पे इसमें क्वेश्चन आया था, काफी बड़ा होता है। दो प्रॉपर्टीज होती है ईपीएसपी की। नॉन प्रोपोगेटेड, डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ। ये ओबे नहीं करता। ऑल और नन लॉ क्या होता है, सिंपल सा कि भाई या तो एक अपन समझ लो भाई, ऐसा समझो तुमको भूख लगी है और तुम्हारा रिवाज क्या है कि तुम दो रोटी खाओगे, दो रोटी से कम तुम खाओगे, तुम नहीं तोड़ते दो रोटी से कम, तीन खा लोगे, चार खा लोगे, पांच खा लोगे, पर दो तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं अगर तुमको 1.5 रोटी, पौने 2 रोटी भी देता हूँ, तुम कहोगे नहीं नहीं खाना है। ऐसे उसूल वाले टाइप के, समझ लो उसूल वाला बंदा। ऑल और नन लो वही उसूल है भाई। या तो होता है ना यार, लड़कों में होता है कि या तो यही चाहिए या फिर और कोई नहीं चाहिए, तो बस वही है ऑल और नन टाइप का। तो ये ओबे नहीं करता, जो कि आइडियली होना भी चाहिए एकदम, तभी ओबे मत करते बैठो, यही मिलेगी और कोई नहीं, पता चला ये तो मिलेगी नहीं, पड़े पड़े रह जाओगे। इसलिए ईपीएसपी जैसा प्रॉपर्टी अपनाओ, नॉन प्रोपोगेटेड, ये कोई प्रोपोगेशन नहीं हो जाता इसका, एकदम एग्जैक्ट, एंड डज नॉट ओबे ऑल नन लॉ, ये चीज जो है, एंड कन्फाइंड ओनली टू द साइनैप्स। तीन चीज ध्यान रखना, कहाँ तक है, सिर्फ साइनैप्स तक के सीमित है, साइनैप्स तक सीमित है, ग्रेट पोटेंशियल है। हाँ, नॉन प्रोपोगेटेड, डज नॉट ओबे ऑल नन लॉ। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस पे आ गए अपन। आईपीएसपी के बारे में भाई ने बताया नहीं, पर आईपीएसपी के बारे में तो उसका उल्टा समझ लो। ठीक है, आईपीएसपी चालू हो जाएगा कहाँ से, कन्फाइंड होंगी तो नॉट टू द साइनैप्स, इज कन्फाइंड बिफोर द साइनैप्स, लाइक एक्सॉन टर्मिनल्स पे ही चालू हो जाता है आईपीएसपी। आई थिंक वैसे तुमने पढ़ लिया हुआ है, सीएनएस का डर अपने आप में रहता है क्योंकि बहुत लंबा होता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। इट रेगुलेट्स मेनली वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक एंडोक्राइन फंक्शन। ये सब हमें पता है हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या है। मैं इसको मेरे टाइम पे इस तरह ध्यान रखता था, 10 हैट्स के नाम से ध्यान था हम। एच टी एस, टेम्परेचर ये था अपना, एक था टेम्परेचर, फिर इसे अपना एड्रिनल का जो हिसाब किताब था उसमें आ जाता था, फिर मुझसे क्या था, इसे भी लिखा होगा, रुको, हाइपोथैलेमस, हाँ, ये टेम्परेचर, फूड इनटेक, हंगर, ये जो है ना, ये एच से हंगर है। ठीक है, ए से, तो यार बहुत टाइम हो गया, नीट के टाइम पे मेरे को ध्यान था वैसे तो, पर तुमको थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या चलता है। ये एस से स्लीप था, स्लीप और सेक्स, स्लीप और सेक्सुअल साइकिल, स्लीप और सेक्स हाइपोथैलेमस से। टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर, ए से था अपना एड्रिनल, और ये पूरा जो हिसाब किताब रहता है एड्रिनल वाला फंक्शन जो करता है। एच से हंगर था, हंगर, हाँ, ए से, और टी से थर्स्ट, प्यास। एक और क्या था यार, सी में था अपना इमोशंस, ये ई था, सॉरी, ए नहीं था, ई था, 10 हैट्स थे इसमें, इमोशन, ये सारा इसी में सब कुछ लिखा है, इसे देख के बता रहा हूँ, वैसे तुमको इसे याद करके बता रहा हूँ। तो यही सब था 10 हैट्स में, टेम्परेचर, इमोशन, एंड से क्या था, सेहत, यह बहुत अच्छी बात है तो, आ, 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 यार बहन चोद, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, एन बोल जाओ फिलहाल के लिए, तो याद रखना, तो देख लेना एक बार अच्छे से, कंफर्म कर लेना। हाँ, ऐसे हंगर, ए से, फिर ए से और क्या था एक और, ये एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें आ जाती थी, एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। टी से थर्स्ट हो गया, एस से सेक्स हो गया। ये सारे हिसाब किताब था इसमें हाइपोथैलेमस में, नहीं तुम्हारे को जिंगल हो तो उससे याद रख लेना। फिर सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस इज द सिक्रीशन। ये यार इसको तो पढ़ाने की जगह को सही बताऊं, इससे बहुत ज्यादा नीड नहीं लगती क्योंकि तुमको ये बहुत सारी चीजें इसमें पता है। देखो ध्यान रखो, फिजियो तुमको बहुत हद तक क्या आती है, कुछ जो चीजें हैं, और खासकर सीएनएस ही अपने आप में एक ऐसा है जिसमें तुमको थोड़ा सा ध्यान चाहिए। सीएनएस हो गया और सीवीएस हो गया, बाकी का तुम लगभग तुम्हें सारी चीजें आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हें आती है, ओविनल साइकिल तुम्हें आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा तुम्हारी क्वेश्चन वो तुम्हें आता है। तो कुछ कुछ ही क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता, उसको मास्टर करना है, बाकी सारी चीजें तुम्हें आती है, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखो।
एंडोक्राइन तुम्हें, अगर तुमने एक बार एंडोक्राइन पढ़ा है और तुमको हार्मोन्स का थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान है, फंक्शन क्या है, तो तुम्हें सारी चीजें याद रहेंगी। तो इतना लोड नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये एडीएच वीडीएस ऑक्सीटोसिन, क्या सुप्राऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया, ये क्या होता है, स्टोर होता है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे आता है, ये पोस्टीरियर्स में जाता है, एंटीरियर को एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लगभग ऐसा स्टोर मतलब स्टोर होता है। फिर कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, भाई देखो ये हार्मोन के नाम तुम्हें पता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, इनहिबिटिंग सोमैटोस्टैटिन जिसे बोलते हैं जीएचआईएच, थायरोट्रोपिन, थायराइड, कॉर्टिकोट्रोपिन, इसमें सीआरएच अपना किसमें लगेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाडोट्रोपिन, ये तुम्हें पता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग पीआईएच। एक सेकंड, हाँ तो कहाँ थे अपन, ये देखो, ये प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कहाँ पे आता है भाई, अपना मदर बेसिकली वो क्या बोलते हैं, मदर जब अपने बेबी को फीड करती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, प्रोलैक्टिन इनिबिट कर रहा है, और कब निकलना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस कंट्रोल एएनएस, सिंपैथेटिक एक्शन ऑफ एएनएस रेगुलेटेड बाय पोस्टीरियर लेटरल। देखो टेम्परेचर, थर्स्ट, ये सब चीजें ऐसी है कि यार तुमको एकदम अंदर से नहीं आता, तुम्हें प्यास लग रही है, तुम पहले सोचते हैं कि बॉडी को ये नहीं बोलते मुझे प्यास लगेगी, तुम्हारी बॉडी को प्यास लगती है, तुम पानी पीते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। टेम्परेचर हो गया, गर्मी लग रही है, अब तुम गर्मी के लिए एकदम ऐसे थोड़ी लिक्विड, तुम अपनी बॉडी को बोल रहे हो कि भाई मुझे गर्मी लग रही है तो अच्छी बात है। फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस कंट्रोल बाय द एंटीरियर, ये सारी चीजें। ऑटोनोमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन देख लिया। फिर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर किसमें, हाइपोथैलेमस हार्ट रेट, वेसोमोटर सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस इंक्रीज द हार्ट रेट, एंड स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर न्यूक्लियर डिक्रीज द हार्ट रेट। ये तुम पढ़ने वाली बात है, हाइपोथैलेमस हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने में मदद करता है, क्योंकि रेगुलेट करता है किसको, वेसोमोटर सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। हाँ, फिर स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस इंक्रीज द हार्ट रेट, कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा होगा। तो क्या रिलीज हो रहा होगा पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई पे, तो वैसे तो दो चीज होती है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का तुमको पता होगा कि एडीएच जब अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरोसिस का डायरोसिस को होने से रोकता है, मतलब क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है फ्लूइड को, फ्लूइड रिटेन करेगा, फ्लूइड रिटेन से क्या हो जाता है भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हार्ट रेट को भी फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा, पंप करने के लिए, पंप करते जाएगा। तो फिजियो अपने आप में एक साइकिल जैसी है, तुम एक चीज समझोगे दूसरी चीज अपने आप आ जाती है। बस थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ी नींद लेके जाना, जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा ज्यादा वो लगेगा मेरे को दिमाग पे लोड पर। पेपर्स पहले तुम भाई अच्छे सो के जाना एटलीस्ट, तो प्रॉपर फंक्शन कर पाओ, तुम्हारा हाइपोथैलेमस एटलीस्ट काम कर पाए अच्छे से। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस, सेट्स नॉर्मल रेंज, सेट पॉइंट अंडर। देखो एक चीज होती है सेट पॉइंट, एक बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है सेट पॉइंट, जो कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करके रखता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98 जितना फ़ारेनहाइट होता है, 90 डिग्री कुछ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ होता है। हाँ, हाइपोथैलेमस हैज टू सेंटर, हीट लॉस सेंटर, हीट गेन सेंटर। हीट लॉस कहाँ पे, एंटीरियर, हीट गेन कहाँ पे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस पे। अब इसका सीधा सिंपल, हीट लॉस हो गई एंटीरियर हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, फिर वो बोलेगा भैया हमें हीट गेन करनी है, तो हार्मोन्स निकलेंगे और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। फीवर का अगर तुम मैकेनिज्म जब बाद में पढ़ोगे तो ये तुमको समझ में आएगा। सेट पॉइंट और अपना सेट पॉइंट जब बढ़ जाता है तो फीवर होता है, कि बॉडी उस टेम्परेचर से नीचे ही नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें तुम डिटेल में जब या तो पढ़ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे बाद में पढ़ना, तो पढ़ना ज़रूर, क्योंकि फिजियो को तुम हल्के मत लेना, सेकेंड ईयर में बहुत काम आती है फिजियो, एंड इवन सब जगह फिजियो बहुत काम है। एनाटमी एक टाइम पे ऐसा है कि चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा याद करके भूल गए चलेगा, मोटा मोटा तुम्हें एटलीस्ट आर्टरी और वेन कहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑर्गन वॉर्गन, तो पैनक्रियास को ही मत बोलना, पैनक्रियास यहाँ होता है, थायराइड अपनी यहाँ पे होती है, ये चीज़ें तो अनफॉरगिवेबल। पर अपना फिजियो जो है ना, फिजियो को अच्छे से पढ़ना, डिटेल पढ़ना। अभी चलो पेपर है, नहीं हो पा रहा, मस्ती कर रहे थे जो कर रहे थे, पर फिजियो को एक बार बाद में अच्छे से जरूर पढ़ना, छुट्टियों में या जब भी बहुत अच्छे से पढ़ना, बाद में बहुत काम आएगा। सेकेंड ईयर चालू से पहले पढ़ लेना। दो सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस में, ये देखो, हंगर और फूड इंटेक की बात करते हैं, फीडिंग सेंटर, सैटिस्फाइड सेंटर। फीडिंग का नाम है भाई क्या, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, 6 हंगर,
स्ट्रेटी वेंट्रोमीडियल से न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्वेश्चन आ गया है, बहुत रेयर चांस है, पर अगर आता है तो ये तुम्हें सेंटर ध्यान रखने पड़ेंगे। लेटरल हाइपोथैलेमिक फीडिंग, वेंट्रोमीडियल सटाइटी, सटाइटी यानी भूख, सटाइटी यानी कभी बोलते हैं ना, अगर मेरी सटाइटी बढ़ रही है, सटाइटी कम हो गई, सटाइटी यानी भूख, भूख बढ़ रही है, भूख कम हो रही है। वाटर बैलेंस की बात करते हैं, दो मैकेनिज्म, एक थर्स्ट का, मैंने बताया था थर्स्ट, तो सेंटर कहाँ, लेटरल न्यूक्लियस और हाइपोथैलेमस। ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं तभी तो पता चलेगा थर्स्ट रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट द थर्स्ट सेंटर एंड थर्स्ट सेंसेशन इज इनिशिएटेड। मुझे प्यास लग रही है तो पानी पी जाए, ठीक है। और एक एडीएच मैकेनिज्म होता है। एडीएच में देखो, वॉल्यूम ऑफ रिसीव्ड इंक्रीज वाज ऑफ ऑप्टिक न्यूक्लियस सिमुलेटेड एंड एडीएच इज रिलीज। एडीएच क्या करेगा, वाटर लॉस, वाटर लॉस या फ्लूइड लॉस को होने से रोकेगा। और वही उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि मैंने अभी हार्ट के बारे में बताया था कि वाटर जब बढ़े, मतलब अपन को वाटर को कंजर्व करना, कंजर्व कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं राइज होगा, क्योंकि ये तुम, वैसे तो फार्मा वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा फार्मा भी इसमें रिलेटेड हो जाती है। जब तुम फार्मा पढ़ोगे ना, इसमें ये चीज़ें तुमको बार फिर से वही पढ़ना पड़ेगा कि भाई तुम ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे करो, दवाई दे रहे हो तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट किस तरह से करते हैं, तो उसका बेस है फिजियो। रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंसीडर्ड टू बी वेकफुलनेस सेंटर। मेमोरी बॉडी, ये जो एक मेमोरी बॉडी, आई थिंक मैंने सीएनएस पे बहुत ज़्यादा, सीएनएस बोल रहा हूँ, न्यूरो एनाटॉमी के टाइम पे मैंने मेमोरी बॉडी वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, बस एक ग्लिम्स दिया था शायद कहीं ना कहीं, तो उसको अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में मेमोरी बॉडी होती है जो कि वेकफुलनेस सेंटर कहलाती है। Role of behavior and emotional changes, reward center, ventromedial nucleus, hypothalamus, stimulation of these areas, animal pieces satisfy the animal. Punishment center, posterior lateral nuclei, hypothalamus, stimulation leads to pain and fear. Hypothalamus देखो इमोशनल और बिहेवियर, दो चीजों में अपन काम करते हैं, तो रिवॉर्ड चाहिए अपन को, पनिशमेंट। पनिशमेंट डर हो सकता है, फियर हो सकता है। मान लो तुम इस पेपर को तरह से पनिशमेंट सेंटर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा अभी कि भाई मैं फियर होगा तुमको कि यार फेल ना हो जाऊँ, फेल हो गया तो दर्द होगा, घर वालों को बताऊंगा, ये सारी चीज़ें। पनिशमेंट सेंटर भी काम कर रहा है, और तुम्हें एक कुछ लोग होंगे जो कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो तुम्हें रिवॉर्ड भी पता है, तो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। फिर सेक्सुअल फंक्शन रेगुलेट क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीआरएच, जीएनआरएच सॉरी, सर्केडियन रिदम, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस, बायोलॉजिकल क्लॉक। पर इसमें सर्केडियन रिदम, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस तो है ही है, साथ साथ एक और चीज़ है जो कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को, सर्केडियन रिदम को बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है अपना, क्या नाम है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड करके है ना, वही। तो पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, ना कि मेलेनिन। मेलाटोनिन जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसका छोड़ो, मन मत सुनो, पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होती है, कैसे पता लगाओगे। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया की बात करते हैं, पर बेसल गैंग्लिया ये भी अपन बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दिया है इसमें, जैसे इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वो सब नहीं है, आई थिंक। इसलिए एक बहुत ही ऊपर ऊपर से जैसे कि बता रहा हूँ मैं, आई थिंक कितना बचा है अभी, अभी भी है आई थिंक। अभी तो देखा जाए तो सीएनएस के 3 पार्ट बनेंगे, अभी 1 घंटे जैसे होंगे तो मैं इसको स्टॉप करूंगा। ये और पॉट है, ऑट है, पहुंच गया, ये सब तो बात की बात है। ये हार्मोनल एक्शन, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, बट जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स अभी इसमें नहीं है। इसमें अभी बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें से स्किप की है इसमें, एकदम वो चीज़ें हैं कि भाई अगर ये चीज़ें फंसती हैं और इस पे तुम पूरा लिख दो, ये मतलब बहुत हद तक के बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं, हम लोग इससे भी पास हुए, सोच 140 पन्ने पढ़ के भी लोग पास हुए। इससे ऊपर की चीज़ है फिजिकॉन, फिर इससे ऊपर जाओगे सेम्बोलिंगा, फिर इससे ऊपर जाओगे तुम्हारा अपना जो भी जी के पाल एंड ये, जी के पाल से ऊपर फिर गाइड एंड गेनोम, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये अपन बहुत ही नीचे जा रहे हैं। बेसल गैंग्लिया, from basal ganglia form the part of extrapyramidal system which is concerned with integration and regulation of motor activities। मोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बेसल गैंग्लिया का काम होता है। फॉर्म द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम, मेन क्या है इसका, रेगुलेशन मोटर एक्टिविटीज। फेज कंट्रोल क्या क्या होंगे, कंट्रोल ऑफ मसल टोन, मसल टोन को कंट्रोल करने में काम आएगा बेसल गैंग्लिया। डिक्रीज द मसल टोन बाय इनहिबिटिंग गामा मोटर न्यूरॉन्स। गामा मोटर न्यूरॉन्स अगर एक्साइट हो गए बहुत ज़्यादा तो मसल टोन क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मसल टोन क्या होती है, मसल टोन तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई ये जैसे एक टोन होती है मसल की, जैसे मैंने सीधे हाथ रखे,
देखो हल्का सा एक टोन, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन है, हल्की कंट्रैक्शन स्टेट पे मेरे से, ठीक है, एकदम पूरी भी कंट्रैक्शन नहीं, एकदम ऐसी, एकदम पूरे एकदम इस तरह से बिल्कुल नॉन कंट्रैक्टिंग मूवमेंट पे, नॉन कंट्रैक्टिंग स्टेट पे भी नहीं, ठीक है, एकदम हल्की सी देखना है। एक नॉर्मल अगर तुम हाथ रखते हो तो वैसे एकदम बिल्कुल वैसे आपने हाथ खाली छोड़ दो, हल्का सा एक पार्शियल कंट्रैक्शन स्टेट होती है, उसे बोलते हैं अपन मसल टोन। तुम वही बोल रहा है बेसिक एंगल डिक्रीज करेंगे मसल टोन, ठीक है, मसल टोन को डिक्रीज करेंगे इनहिबिटिंग गामा मोटर न्यूरॉन, कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट को रेगुलेट करने में, ठीक है, इनिशिएट बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाउएवर दिस मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर से होती चीजें गुजर रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल आया। अब मान लो तुमको ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन तुमने कैच कर तुमको टेबल पे रखना है, तो अब तुम्हारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन है, अगर बेसल गैंग्लिया ना हो तो तुम क्या करोगे, एकदम ऐसे रख दो, एकदम खटाए, बट इंसानियत से तुमने पेन रखना छोड़ दिया। ये जो कंट्रोल किया ना तुमने अपनी मसल को, टोन मसल टोन कंट्रोल किया भाई कितना, अब इसको तक अपन को सॉर्ट ऑफ डिक्रीज करना है इस मसल टोन को, एकदम इतनी तुम ऐसे रखने जाते हैं, मान लो फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है तुम्हारे मसल पर, तुम ऐसे रखने जाते हैं, ऐसा रखते हैं नहीं ना, पर तुमको अपने मसल एकदम इंसानियत से बोलते हैं ना, एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ये तुमने पेन पकड़ा, इसको ऐसा रखा, मसल हल्की सी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में जो थी वो उसका मसल टोन डिक्रीज भी हुआ, एंड यही चीजें बोल रहा है वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। कहीं तो तुम किसी को ऐसे पास कर रहे हो, मान लो कि तुम सॉल्ट पास कर रहे हो, ठीक है, टेबल में से नमक पास कर रहे हो, तुम एकदम ऐसे फेंक दोगे तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहा। बेसिक एंगल कंट्रोल द मोटर एक्टिविटी नर्वस न्यूरल सर्किट बिटवीन बेसिक एंगल, ये सीधी सिंपल सी मॉडर्न मोटर एक्टिविटी, conscious movements, cognitive control of activity, for example, state of bars and many which person understands away at start रहे, ये भी कॉन्शियस मूवमेंट के अंदर आ रहा है कि भाई कुत्ते ने भूखा भूख के दौड़ रहा है तुम्हारे पीछे, तुम भी भाई दौड़ना चालू कर दिए। सबकॉन्शियस मूवमेंट्स में भी रेगुलेशन, स्केल्ड एक्टिविटीज, राइटिंग द लर्न्ड अल्फाबेट, पेपर कटिंग। अब पेपर कटिंग जैसे मान लो पेपर है, पेपर को तुम ऐसे कट कर रहे हो, इतना ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा सोचोगे नहीं, बहुत कॉन्शियसली निकलो, हल्का हल्का कॉन्शियसनेस रहेगी, और बाकी काम तुम्हारा बेसिक एंगल और ये पूरी एक्टिविटीज कर रही है कि भाई तुम्हें कैची पकड़ी तो इस तरह चल रही है। राइटिंग द अल्फाबेट, जैसे अब तुम ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, वो सारी चीजें, ये लिखने के लिए जो जैसे मैं ए लिख रहा हूँ, ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ये सबकॉन्शियस मूवमेंट पे आ गया, स्किल्ड हो गई एक्टिविटी मेरे लिए। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी बेसिक एंगल रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्सेस। सीधी बात है, इम्पल्स मैंने अभी बताया था, नमक तुम एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से दो। Automatic associated movements. Control of automatic associated movements are movements in the body which take place along with some motor activities. Example swing of the arm while walking, facial expression, talking, doing any work. अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ऐसा नहीं फेशियल एक्सप्रेशन है, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसी है, थोड़ी सी हल्का सा फॉर्मनेस है, थोड़ी कुछ चीजें जो बता रहा हूँ उस हिसाब से एक्सप्रेशन आ रहे हैं। अपने मेरे जो आर्म्स होते हैं, जब तुम चलते हो तो तुम्हारे जो आर्म्स होते हैं स्विंग मूवमेंट करते हैं। कभी तुम सोचोगे यार तुम्हारा राइट पैर और राइट ये सॉर्ट ऑफ समझ लो परेड वाली मूवमेंट जैसे तुम कर रहे हो, परेड मूवमेंट हो गई, या फिर नॉर्मली तुम परेड मूवमेंट पे नहीं चलते, तुम अनकॉन्शियसली ऐसे चलते हो ना कि राइट, अगर राइट फुट आगे बढ़ रहा है तो लेफ्ट आर्म तुम्हारा आगे स्विंग कर रहा होगा क्या, लेफ्ट सॉरी पीछे जाएगा, राइट फुट तुम्हारा आगे है, ठीक है, ये सीधी सी बात है, राइट फुट तुम्हारा आगे गया, तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड से पीछे जाएगा, लेफ्ट आर्म पूरा पीछे जाएगा। बेसल तो वही बोल रहा है, ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स पे बेसल गैंग्लिया काम है। बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक सिस्टम, अराउजल मैकेनिज्म, ये बड़ा काम तो चीज़ है भाई, नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। रेटिकल कनेक्शन, रेटिकल फॉर्मेशन हेल्प्स इन अराउजल मैकेनिज्म, बेसल गैंग्लिया इसमें भी है। अप्लाइड फिजियोलॉजी और डिसऑर्डर्स, अब समझ लो तुमने बेसल गैंग्लिया पूरा पढ़ा, बेसल गैंग्लिया तुम खराब करोगे तो उसमें सारी चीज़ें अराउजल गया तुम्हारा, मूवमेंट्स गए, रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी गई, सबकॉन्शियस मूवमेंट, कॉन्शियस मूवमेंट भी तुम थोड़े से पर्टिकुलरली अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो तुमने बेसल गैंग्लिया पढ़ लिया, तो उसके तोड़ उसको बेसल गैंग्लिया को डैमेज करना है, तो उसका डिसऑर्डर कौन सा हो गया अपना सबसे मेन, पार्किंसन डिजीज। और उस पर क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया पिछले साल। स्लोली प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, जेम्स फर्ग्यूसन कोई काम नहीं है, मेन क्या है पैरालिसिस एजिटेंस, पैरालिसिस एजिटेंस, ये हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में पूछ ले व्हाट इज पैरालिसिस एजिटेंस या पार्किंसनिज्म, तो समझ में आ जाता है। पैरालिसिस एजिटेंस, एज के साथ पैरालिसिस हो रहा है, डिजेनरेटिव स्लोली डिजेनरेटिव
diseases, slowly progressive degenerative disease of nerve system। धीरे 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 स्लोली 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 क्या हो रहा है, नर्व सिस्टम डीजनरेट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, उसको खत्म हो जाएगा नर्व सिस्टम तुम्हारा। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, डोपामिन, लैक ऑफ डोपामिन। ये लाइन तो तुमको भाई हर जगह काम आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री में भी आएगी और फिजियो में तो आनी आनी है। लैक ऑफ डोपामिन कॉज बाय डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया डैमेज हुआ, डोपामिन का लैक हो गया। डोपामिन क्या था, इनहिबिटरी न्यूरॉन था, तुमको मैंने अभी बताया था, आई थिंक इसमें इनहिबिटरी न्यूरॉन था, और इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर था, न्यूरॉन नहीं था, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर था। मेरे को नींद आ रही, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर था, ज़्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है। तो इट इज मोस्टली ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स होते हैं तो उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज हुआ, तो अपना डोपामिन की कमी हो गई। वायरल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इंजरी टू बेसल गैंग्लिया ड्यू टू ड्रग्स, अगर ड्रग्स गए तो ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म, ये तुम उसमें आगे पढ़ोगे फार्मा में, ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसनिज्म पे एक क्वेश्चन हो सकता है। सिम्टम्स हो जाएंगे ट्रेमर, ट्रेमर ऑकर्स ड्यूरिंग रेस्ट, रेस्टिंग ट्रेमर्स कब आ रही है, जैसे ऐसे रेस्टिंग ट्रेमर्स, ये देखो ऐसे रेस्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल रेस्ट, मैं हाथ ऐसे नहीं देंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है। एक सिम्टम डिसअपीयर व्हाइल डूइंग एनी वर्क, पर जैसे ही मैंने कुछ पेन पकड़ा ट्रेमर घट गए, अभी है, अभी ट्रेमर है, कोई वर्क कर रहा हूँ, चाय चाय लोगे, कोई ट्रेमर नहीं आ रहा है, अभी कर रहे हैं, अभी नहीं है। थंब मूव्स रिदमिकली ओवर द इंडेक्स मिडिल फिंगर, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ है, याद है, अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड पाइली रोलिंग मूवमेंट्स, पाइली रोलिंग, पिल रोलिंग है, पाइली रोलिंग, पिल की कुछ लोग पाइली रोलिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं, कुछ पिल रोलिंग मूवमेंट्स। थंब मूव्स रिदमिकली, ऐसे 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 एकदम रिदमिकली, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे रिदमिकली ऐसे चल रहा है, तो ये पाइली रोलिंग, पिल रोलिंग है, पाइली रोलिंग, पिल मतलब समझ लो कि पिल हो गई, ये कोई पिल होती है उसको ऐसे रोल करते हैं अपन ऐसे, कैप्सूल पिल्स जैसे समझ रहे हो ना, ऐसे रोल करते हैं ऐसा। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट का स्लो ओवर द टाइम, मूवमेंट्स आर स्लोइंग डाउन, ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि इसी सिंपल सा धीरे धीरे चलोगे, बहुत धीरे धीरे चलते पार्किंसनिज्म, वॉलंटरी मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाती है, एकदम समझ लो हाइपोकाइनेसिया, मतलब बहुत धीरे धीरे, पेन ऐसे एकदम बहुत धीरे 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 हो, ब्रेडिकाइनेसिया स्लो मतलब स्लोली चल, सारे मूवमेंट्स स्लो हो गए। तुमने बेसल गैंग्लिया एक बार पढ़ लिया तो सारी चीज को डिफेक्ट करना है बस, और ये टर्म्स हैं ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, ये चीजों को अच्छे से एक बार, वॉलंटरी मूवमेंट्स, हाइपोकाइनेसिया, मूवमेंट स्टार्ट स्लोइंग डाउन, ब्रेडिकाइनेसिया, ये टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट्स, लॉस ऑफ ऑल ऑटोमेटिक, स्टैचू लाइक से हो जाओ तो एकदम ऐसे स्टिक हो जाओ, स्टैचू लाइक बिल्कुल, मास्क लाइक फेस हो जाएगा एकदम, एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। हाँ, एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लाइक ब्लिंकिंग, स्माइलिंग, ये सारी चीज़ें घट जाएंगी, ये अब बिल्कुल रहेंगी नहीं। रिजिडिटी आ जाएगी, रिजिडिटी अभी मैंने बताया था भाई, तुम्हारा ये क्या बेसिकली टोन को डिक्रीज करता है और सॉर्ट ऑफ मेंटेन करता है। रिजिडिटी आ गई, एकदम ऐसे स्टिफ हो गए पूरे हाथ। हाँ, the muscular stiffness occurred due to increased muscle tone, so the limbs are more rigid like figures, condition called lead pipe rigidity। lead pipe rigidity तुम लिखोगे बहुत कुछ हो जाएगा एग्जाम में, वैसे तो क्वेश्चन इस साल आना मुश्किल है एमपीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट किसे पता फिर से पटक दे तो 5 नंबर पे पटका तो तुम ये सारी चीजें लेट राइट रिजिडिटी लिखोगे। गेट, गेट क्या होता है अपने आप में, पहली बात तो गेट होता है चाल, ठीक है, अलग अलग तरह की गेट होती है उसमें, गेट का मतलब, गेट वर्ड का मतलब होता है चाल, कैसा चल रहा है, जैसे तुम सीधे चल रहे हो, एक नॉर्मल गेट है तुम्हारी, ठीक है। इसमें क्या होता है पार्किंसन में, वो सॉर्ट ऑफ एकदम ऐसे झुकसा जाएगा, बेंडिंग फॉरवर्ड, शॉर्ट स्टेप, एकदम छोटे छोटे कदम बढ़ाएगा एकदम ऐसे, इसको बहुत स्टेपिंग गेट पैटर्न जिसे बोलते हैं अपन। हाँ, हाँ, स्टेपिंग गेट पैटर्न, स्टेप लैडर, स्टेप लैडर बोलते हैं, स्टेपिंग गेट ही बोलते हैं, जितना मेरे को ध्यान है, देखना स्टेपिंग लैडर पैटर्न, इसी पे आता है पार्किंसन पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक गेट होता है, तो ये वर्ड भी तुमको आ जाए क्वेश्चन पे एमसीक्यू पे, तुम पता रहेगा कि तुम्हें किसको टिक करना है, पार्किंसनिज्म या फिर ऑप्शन अगर पार्किंसनिज्म नहीं रहा तो हो सकता है ये रहे अपना क्या, पैरालिसिस एजिटांस। स्पीच प्रॉब्लम्स, भाई ये भाई स्पीच प्रॉब्लम, बोलना थोड़ी सी मटरिंग होगी, स्पीक वेरी सॉफ्टली और समटाइम्स रैपिडली, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से, या फिर एकदम रैप वर्ड बन जाएंगे। इमोशनल चेंजेस, पर्सन अफेक्ट बाय पार्किंसन डिजीज और अपसेट इमोशनली, इमोशनल चेंजेस क्या होता है, अपसेट इमोशनली, थोड़े से मतलब डोपामिन बहुत बढ़ा हुआ है, डोपामिन बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहीं ना कहीं बाकी हैप्पी हार्मोन्स के फंक्शन को भी डिक्रीज करेगा,
लैक ऑफ डोपामिन, सॉरी। मैं भी नींद में कुछ भी बोल रहा हूँ। पार्किंसन डिजीज में ऑफन अपसेट, तो जो डोपामीन है वो क्या होता है, इनहिबिटेड न्यूरॉन, इसमें लैक ऑफ डोपामीन हो गया, तो चीजें इनहिबिट होना भी जरूरी है। एकदम मान लो बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं अपने जो, इधर देखो इस चार्ट में, हाँ, सर्दी हो गई क्या? ये डोपामिन न्यूरॉन सबसे नीचा इनहिबिटरी होता है डोपामिन यूजुअली, पर कुछ जगहों पे डोपामिन जो होता है एक तरह से रिवॉर्डिंग सिस्टम, एक रिलैक्सेशन भी देता है। कहते हैं ना अपना डोपामिन सॉर्ट ऑफ, तुमने अगर कभी कुछ क्या बोलूँ, कुछ एडिक्शंस के बारे में जो पढ़ा होगा या सुना होगा, उसमें बोलते हैं डोपामिन सेंटर हिट होता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो वो डोपामिन क्या कहता है, इंसान को खुश भी रखता है कुछ हद तक के। एक वर्कआउट के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है वो तुमको बहुत खुश रखता है अंदर से, देखा जाए रिवॉर्डिंग हार्मोन भी की तरह एक्ट भी करता है डोपामिन, ये भी ध्यान रखना। लेकिन होता यूजुअली तो एक इनहिबिटरी न्यूरॉन, एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरॉन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, न्यूरो ट्रांसमीटर है, पर एक तरह से रिवॉर्डिंग फंक्शन भी होते हैं कुछ हद तक के। तो ऑफन अपसेट इमोशनली, लैक ऑफ डोपामिन तो कुछ हद तक के वो बूस्ट नहीं निकल रहा, वो एक सॉर्ट ऑफ होते हैं ना, वो एक थ्रिल नहीं मिल रहा लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। इमोशनल चेंजेस, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी इन सम पेशेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, लीवोडोपा विच क्रॉसेस ब्लड ब्रेन की, ये तुमको भाई की कार्बिडोपा और इंक्रीज द लीवोडोपा एक्शन ऑफ ब्रेन। ये जो ये फार्मेटिकल इसमें आता है, कार्बिडोपा तो फार्मा में आएगा। लीवोडोपा तुमको अगर बायोकेमिस्ट्री तुमने पढ़ी होगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को, अगर तुम डोपामिन, अगर नॉर्मल डोपामिन तुम बॉडी में एकदम पुट कर दोगे, ठीक है, तुमने सीधा डोपामिन दिया, तो वो अपना कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं COMT, अपन क्या बोलते हैं यार इसे, कैटलेस, ओ क्या तो मैं भूल गया, COMT से बोलते हैं, मेरे को उसका फुल फॉर्म शायद यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो जो लीवर होता है, ऐसा समझ लो तुमने बॉडी को अगर डायरेक्ट डोपामिन दिया तो वो अपना डिग्रेड हो जाएगा। इसके लिए तुमको इसका एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, डोपामिन की जगह प्रो डोपामिन सॉर्ट ऑफ जो होते हैं, प्रो ड्रग जिसे बोलते हैं, प्रो ड्रग। तुमने अगर जीन जेनेटिक्स में पढ़ा होगा या कुछ होते हैं, ऑन्कोजीन्स, प्रो ऑन्कोजीन्स है, प्रो ऑन्कोजीन्स जिसे बोलते हैं। प्रो यानी क्या है, अभी एक स्टेप पीछे है, तो ये डोपा, एल डोपा भी, एल डोपा अपना बॉडी में जाएगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, तो इसमें से ये जो लीवो वाला पार्ट है ये हटा, डोपामिन जो है वो हिट करेगा ब्रेन को। ये ज्यादा रहने दो। विल्सन डिजीज, ये भी तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री में आएगा। विल्सन डिजीज, कॉपर डिपॉजिट कॉज डैमेज टू बेसल गैंग्लियन, कॉपर डिपॉजिट, जब अगर बहुत ज्यादा तुम कॉपर को क्या एकदम बहुत एक्सेसिव कॉपर में इनटेक कर रहे हो, एकदम कॉपर जम रहा है तुम्हारी बॉडी में, तो विल्सन डिजीज होगी। विल्सन डिजीज में भी बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है। और विल्सन डिजीज का आई थिंक एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आईज में, तो तुम इसमें तो अभी नहीं, पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तुम्हें ध्यान आएगा। एक रिंग फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं अपन कि इससे गोल्डन, गोल्डन से ऐसी गोल्डन या ब्राउनिश रिंग्स बनती है। बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो विल्सन डिजीज का। तो एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, केस उस नाम है उसका। कोरिया की बात करते हैं, बस छोड़ो उसको। कोरिया मीन्स एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, कोरिया मीन्स रैपिड जर्की मूवमेंट, डैमेज टू बेसल गैंग्लिया, रैपिड जर्की मूवमेंट, एकदम ऐसे रैपिड जर्की मूवमेंट, जर्क, एकदम जर्क से चल रहा है सब चीजें, रैपिड जर्की मूवमेंट। फंक्शन सेरिबेलम, 1 घंटे हो गए क्या? आई थिंक 1 घंटे होने को आ गया सेरिबेलम। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कल खत्म करता हूँ, तो अभी एक वीडियो में अभी से डालता हूँ रात में, और मेरे को नहीं लगता अभी रात में कोई देखेगा, सब सुबह ही देखोगे। कल जो बचेगा ये आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास जाएगा, तो एक बार में पूरा खत्म कर सकते हैं अपन सीरीज को। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने बताई कि इसमें यार एकदम ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कवर अप है, और पॉसिबल भी नहीं होगा, पर जितना है, जिस मेमोरी से, मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आया, लर्निंग हो गई अपना, बेसिक पार्किंसन हो गया, कि स्लीप के ऊपर एक, मेरे को ऐसा लग रहा है स्लीप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे इस पेपर में। स्लीप के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है,
बाकी आई थिंक इसमें असेंडिंग ट्रैक दिया है क्या, कुछ हद तक के तो दिया है। तो ये सारी, अब सारी पहले हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट यहीं पे अभी खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स बताया मैंने एक बार पढ़ लेना, एंड इसी के साथ बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। आई थिंक बीच का मैं कुछ चीज़ एडिट करूँगा, कुछ पार्ट थोड़ा सा, वो जब मैं एक्साइटेड वर्ड भूल गया था उसको तोड़ के, उस उतने पार्ट को तोड़ के, तो आई थिंक वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक है अभी। तो 2x पे देखो, 1.75 या 1.5 में। अब मेरे को भी आ रही नींद, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, कल सुबह मेरे को भी जाना है पढ़ाने। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।